नमस्कार, फॉलो अप के इस लाइव में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं और मेरे साथ पांडे और सनी शरद भी हैं। तकरीबन 5 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन सुभाष मुंडा मामले में अब तक किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन 5 दिन के बाद हेमंत सोरेन की सरकार जागी और हेमंत सोरेन ने अपना एक दूत, जिसको प्रतिनिधिमंडल भी बोल सकते हैं, पर एक टीम को सुभाष मुंडा के घर पे भेजा गया। लेकिन जो मांगें पिछले 5 दिनों से राज्य की जनता और सुभाष मुंडा के जो समर्थक कर रहे हैं, और ख़ास करके मुख्य विपक्षी पार्टी जिस तरीके से हमलावर है, सड़क से लेके सदन के भीतर तक इस मुद्दे को उठाया गया है भाजपा की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद अब तक कुछ भी जो है होता हुआ प्रतीत नहीं दिख रहा है। हर रोज़ एक नया दावा होता है और यह बोला जाता है कि जल्द ही सलाखों के पीछे कर दिए जाएंगे अपराधी जो भी इसमें शामिल रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, 5 दिन में किस तरीके से पुलिस अब तक क्या क्या कुछ की है, और ये जो पॉलिटिकल जो लड़ाई चल रहा है सुभाष मुंडा के आड़े, उसका क्या कुछ नतीजा होने वाला है, निकलने वाला है। हमारे साथ सबसे पहले पांडे जी से मैं सवाल करता हूं। पांडे जी, सवाल ये है कि 5 दिन क्यों लग गए सरकार को सुभाष मुंडा के घर तक पहुंचने में? देखिए, सरकार तो वैसा नहीं कहेंगे, जो प्रशासन है वो तो अपना कार्रवाई कर रही थी। अब सरकार के पास बताने को क्या है जब तक अपराधी ना जाए। और किसी के घर जाने से किसी के प्रति सहानुभूति रखना और किसी के घर ना जाने से सहानुभूति ना रखना, अगर ये इंगित होता है तो ये गलत है। आज चूंकि बीजेपी विधायकों ने इस मुद्दे को जोर शोर से सदन में उठाया, लॉ एंड ऑर्डर सुभाष मुंडा का जिक्र हुआ, तो सरकार को लगा कि इस मुद्दे पर खासकर जाना चाहिए वहाँ पर। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी जाकर मिल चुके थे, तो वो भी एक तरीके से कहेंगे कि सत्ता पक्ष के ही रिप्रेजेंटेटिव थे। नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टी के अपना एक नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम लोग सरकार की बात कर रहे हैं कि सरकार जिससे तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर कहीं दूरी पे ये चीज़ें हुई है, 6 किलोमीटर नहीं मानते हैं, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर मान लीजिए, लेकिन जो चीज़ें हो रही है और जिस तरीके से बतौर नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन जब थे और जो सक्रियता दिखती थी लोगों को लेकर के, कुछ भी कहीं कोई घटना होता था तो वो खुद चले जाते थे। लेकिन अभी डे 1 से ये मांग किया जा रहा है परिजनों के द्वारा, लेकिन अब तक वहाँ पे लोग नहीं जा पाए थे। आज पहुँचे हैं सदन के बाद जो है मिथिलेश ठाकुर, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप और भी कई सारे लोग जो है वो लोग पहुँचे थे। हाँ, लेकिन सरकार का पहुँचना कहीं या उनके आदमी का संवेदनशीलता की पहचान नहीं है, और ना पहुँचना भी। दूसरी बात, जो परिजनों का मुख्य मांग है कि आरोपी शीघ्र से शीघ्र पकड़ा जाए, वो अभी नहीं हो पाया है। प्रशासन अपना काम कर रही है, टीम का गठन हो चुका है, कई लोगों को डिटेन भी किया गया है, पूछताछ जारी है, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता या नेता की हत्या वो अपने आप में एक बड़ा विषय होता है, और लिहाजा ये दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए चिंता का विषय है। लेकिन जिस तरीके से आज सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की गई लॉ एंड ऑर्डर और सुभाष मुंडा की हत्या कांड को लेकर, तो सरकार ने भी अपनी ओर से एक प्रयास किया कि हम भी जाकर उनके प्रति सहानुभूति जताएं और ये कहें कि भाई हम भी हैं आपके साथ। ऐसा नहीं है कि मतलब हम नहीं हैं या हमारी सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। हम भी इस काम में एक्टिव हैं, और एक दबाव भी प्रशासन पे बनता है जब सरकार के मंत्री विधायक जाते हैं पीड़ित परिवार से मिलने या घटना स्थल का जायजा लेने, तो उस तरीके की कोशिश की गई सरकार की ओर से। सनी, आज हालांकि एक ही पाली चल पाई, आज अनुपूरक बजट भी पेश हुआ है सदन के भीतर, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मसले पे जो है पूरा सदन बाधित रहा। 2 बार जो है ये लोग लगातार हंगामा करते रहे, एक बार स्थगित भी करना पड़ा। सुभाष मुंडा मामले में जिस तरीके से डे 1 से प्रशासन का जो पक्ष रहा है, और ये जो 5-6 दिन का वक्त जो है, अब 5-6 दिन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। बुधवार को ही, बीते बुधवार को तकरीबन 7:30-8 बजे के आसपास की ये घटना है। कैसे आप देख पा रहे हैं?
देखिए, बुधवार को करीब 7:30 बजे के आसपास ये घटना घटी थी और उसके बाद से ही लगातार किस तरह से लोगों के मन में आक्रोश था वो सबने देखा था। मैं और आप घटनास्थल पर भी रात को करीब 2 बजे के आसपास तक मौजूद थे वहाँ पे। सरकार के तरफ से वैसे तो आप अगर पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से देखिएगा तो कोई मौजूद नहीं था, लेकिन आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी ये सभी वहाँ मौजूद थे। कहने को तो ये भी सरकार के अंग ही माने जाते हैं, लेकिन एक सीधा कनेक्शन मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन जो एक कनेक्शन बनना होता है वो नहीं बन पाता है और यही वजह है कि लोगों के मन में नाराज़गी हो जाती है, खास करके पीड़ित के परिवार के मन में। और यही वजह है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पीड़ित के परिवार से मिलने के लिए गए थे और पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि क्या सरकार की तरफ से कोई अब तक आया है, तब उन्होंने कहा कि नहीं, अब तक सरकार की तरफ से कोई भी मिलने के लिए नहीं आया है। हम लोग ने उसे भी कवर किया और बाकायदा दिखाया भी। तो उसका असर पहला तो ये हुआ कि दूसरे दिन कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे और आज विधानसभा की तरफ से जितने विधायक और मंत्रियों की एक कमेटी टाइप से कहिए, वो लोग मुलाकात करने के लिए गए और मुलाकात करके जब लौटे तो बाकायदा आईपीआरडी से एक प्रेस रिलीज जारी कर ये सूचना भी दी गई मीडिया को कि भाई सरकार के तरफ से ये लोग जाकर मिले हैं, जो भी मांगे हो। चूँकि देखिए, बहुत सुभाष मुंडा ऐसे परिवार से आते हैं जिनमें कि उनके दादाजी जो है वो सेना में रह चुके हैं, माँ और पिताजी दोनों मुखिया रह चुके हैं, तो शुरू से सामाजिक सरोकार रखने वाला परिवार रहा है। और यही वजह है कि जैसे ही घटना घटी, हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर गए। दूसरे दिन जब रांची बंद कॉल किया गया तो जगह जगह जो है लोग सड़क पर उतरने लगे। मैं जो महसूस कर रहा था, स्थानीय लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर भी था कि भाई आप आदिवासी की बात करते हैं, आदिवासी की सरकार है, आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके सीएम हाउस से 10 किलोमीटर दूर दलादली चौक है, वहाँ की आप बात नहीं कर रहे हैं। बंधु तिर्की और उनकी बेटी जो अभी मांडर की विधायक है शिल्पी नेहा तिर्की, उनका भी प्रधानमंत्री पर बयान आ रहा है। अब यूसीसी पर बोल रही हैं, मणिपुर पर बोल रहे हैं, लेकिन जब सुभाष मुंडा जैसी घटना घट जाती है तब आप चुप हो जाते हैं, उसे पॉलिटिकल चश्मे से देखने लगते हैं। ये वहाँ के स्थानीय लोग बोल रहे थे और उनके मन में गुस्सा था और मुझे लगता है उन्हीं गुस्सा को देखते हुए 5 दिन या 6 दिन बाद आज सरकार के तरफ से तमाम लोग मौजूद हुए, वहाँ पहुँचे और परिजनों से उन्होंने बात की और जो कुछ भी मांगे थी उस पर सरकार के जो मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी थे, राजेश कच्छप थे और कई लोग मौजूद थे, सबों ने बात की है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा लेट हो गया, पहले हो जाना चाहिए था। पहले हो जाता तो फिर इतनी बात ही नहीं होती, चर्चा नहीं होती। और बाबूलाल मरांडी घटना के दूसरे तीसरे दिन से ही लगातार ये बोलते रहे कि भाई आप लोग वहाँ की बात कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में जो घटना घट रही है उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, ये तो पॉलिटिकल जो पहलू है और जो चीज़ें हो रही है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ राजेश कच्छप जी, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तरफ से जो प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था सुभाष मुंडा के घर पे उनके परिजनों से मिलने, राजेश कच्छप भी वहां गए थे, कांग्रेस के विधायक हैं। राजेश कच्छप जी, आपका स्वागत है इस लाइव में। जी, जोहार जोहार। जोहार। आज आप लोग गए तो वहाँ क्या बातचीत हुई? जब वहाँ पहुँचे तो परिजनों ने सबसे पहले क्या कहा आप लोगों से? देखिए, परिजनों का एक ही डिमांड था कि जो हत्यारा है उसको जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए। और चूंकि परिवार में सारे लोग मौजूद थे, बहुत मरमाहत थे लोग कि एक कमाने वाला एक युवा और कमाने वाला घर का सदस्य था, इस प्रकार से अपराधियों ने गोली मारी। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार, हमारे सीएलपी लीडर के आदेशानुसार हम लोग सरकार के का प्रतिनिधि बनकर के आज गए थे और सारी बातों को हम लोगों ने मुख्यमंत्री से अवगत कराया है। और आपके चैनल के माध्यम से परिवार के लोगों को और आम जनों को ये आश्वासन जरूर देना चाहेंगे कि कोरम पूरा करने के लिए ही सिर्फ किसी को अरेस्टिंग या जिनके साथ कारोबार था या जिनके साथ में राजनीतिक मतभेद थे उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जड़ जो है इतना जरूर बोलेंगे कि अगर वो पाताल में भी अगर अपराधी छुपा हुआ है तो बहुत जल्द, ये जल्द नहीं बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने जा रहे हैं। कच्छप जी, गिरफ्तारी के अलावे भी क्या परिजनों ने मुख्यमंत्री से मिलने की बात, वो लोग आप लोगों से बात बोले हैं कि मुख्यमंत्री से मिलने के लोग करके इच्छा जाहिर किया है उन्होंने?
जी हाँ, तो ये उनके उनके परिवार के जनों ने कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री से मिलने का उन्होंने आग्रह किया था। तो हम लोगों ने भी उनको कहा है कि आप जब आपका इधर काम क्रिया आपका निपट जाता है, आपको जब इच्छा हो आप सूचित कर देंगे, हम लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात करा दिया जाएगा आपको। और दूसरी ओर जो वहाँ पे जो सामाजिक जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, आदिवासी सामाजिक संगठन है, उन लोगों ने भी आग्रह किया है जो कि आए दिन इस प्रकार के दुर्घटना को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का, तो उनको भी हमने कहा है कि दोनों को अलग अलग करके हम लोग मिलवा देंगे। विधायक जी, आप जो एक बात का जिक्र किए कि किसी भी निर्दोष को सिर्फ ये दिखाने के लिए कि किसी को हम लोग गिरफ्तार कर लिए हैं, निर्दोष को नहीं फंसाएंगे, मतलब आप लोग जो इस घटना में जो शामिल लोग रहा है, अपराधी है, उसको उस पर फोकस्ड हैं और ये अच्छी बात है, यही होना भी चाहिए। लेकिन आप एक तरीके से ये सफाई दे रहे हैं कि देरी हो रही है, तो देरी क्यों हो रही है गिरफ्तार होने में, अपराधियों की गिरफ्तारी में? देखिए लेकिन इसमें कई बिंदु है। नहीं, कच्छप जी, पहले एक सवाल इसको पहले आप ले लीजिए। तो ये जो 5 दिन लग गया है, चूँकि देरी पे ही हम लोग बातचीत अभी कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि सरकार के तरफ से जिन लोगों को जाना था, आज आप लोग गए, देर हो गए, 5 से 6 दिन के बाद आप लोग पहुंचे? नहीं, मतलब देर नहीं हुआ है। एक्चुअली सरकार प्रतिनिधि मंडल भेजा, या सत्र आज से शुरू हुआ, सत्र शुरू हुआ आज से 28, यो तो 28 से शुरू हुआ है। आप सरकार ने निर्णय किया कि इन लोगों को भेजा जाए वहां पे, मतलब सांत्वना देने के लिए। तो आज निश्चित तौर से हम लोगों को लग रहा था कि मतलब 1-2 दिन में ही इसका मतलब उत्पेदन कर दिया जाएगा, लेकिन टेक्निकल सेल लगा हुआ है, तकरीबन कई एक मोबाइल का लोकेशन उसमें ये कराया जा रहा है। कई एक बिंदु है, राजनीतिक बिंदु है, व्यापारिक बिंदु है, सामाजिक बिंदु है। इन तमाम बिंदुओं से हम लोगों ने कहा है कि कोई निर्दोष जो है कि उसको परेशानी नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हत्यारा को ढूंढने में विलंब हो। पूरा टेक्निकल सेल लगा हुआ है, पूरे तरीका से सरकार मुस्तैदी के साथ में प्रशासन लगा हुआ है। उनके बाबूजी का एक कहना था, उनके पिताजी का कहना था कि एक सीबीआई जांच कर, तो सीबीआई जांच हो या आपका जिला पुलिस इसको उद्भेदन करे, हमको उद्भेदन से मतलब है। हमको जो हत्यारा के गिरफ्त में कानून का हाथ पहुंचे, हमको इससे मतलब है। कच्छप जी, लेकिन उनके अगर पिताजी मांग रहे हैं सीबीआई जांच, तो यकीनन मान लीजिए कि पुलिस पे उनको विश्वास नहीं है, लोकल पुलिस पे। नहीं, अमूमन देखिए, कुछ लोगों को मतलब देखिए, एक कहावत हो जाता है कि सीबीआई जांच करा दी, एसआईटी गठन करा दी। तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात से अवगत भी करा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात से अवगत करा दिया है कि उनके पिताजी के द्वारा ये कहा गया है। मुख्यमंत्री जो उनके द्वारा कहा गया था, हम लोग ने इसकी सूचना माननीय मुख्यमंत्री को दे दिया। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि झारखंड पुलिस इस पूरे मामले की जांच करती रहे जैसा वो पिछले 5 दिनों से कर रही है, या फिर आप लोग भी चाहते हैं कि नहीं, अगर परिजनों का डिमांड है तो चलो इसको सीबीआई को ही हैंड ओवर कर दें? हम रिजल्ट चाहते हैं, रिजल्ट जिधर से रिजल्ट मिले, हम रिजल्ट चाहते हैं। ठीक है, अपना हमारे पास भी संसाधन है, हमारे पास भी बल है, हमारे बल भी सक्षम है। और मैं तो कह रहा हूँ कि इसको मतलब जल्द नहीं, बहुत इसको गिरफ्तारी किया जाएगा अपराधियों को। मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि बनकर आप लोग गए थे, तो क्या कोई संदेश भी था मुख्यमंत्री जी का जो उन परिजनों को अवगत कराया? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी गहरी संवेदना व्यक्त किए हैं और उन्होंने कहा है कि चाहे अपराधी कोई भी हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और सत्र के बाद में उनके जो परिजन हैं, उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी की मुलाकात करवा दी जाएगी। निसंदेह सुभाष मुंडा एक बड़े कद के नेता थे, समाज में उनका एक अपना अलग पहचान था, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, बिजनेसमैन भी हैं। लेकिन एक तो सवाल उठ रहा है कि इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है राज्य में, और आज तो सदन भी भाजपा ने बाधित किया, एक बार स्थगित भी करना पड़ा स्पीकर को सदन। देखिए, भाजपा का काम है। देखिए, वे लोग सदन को जानबूझ के, चूंकि महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा ना हो,
हम तो लॉ एंड ऑर्डर पे भी चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन वे सिर्फ बाधित करने पे उतारू हैं, उनको सदन नहीं चलाना है। देखिए अगर हम देखेंगे तो आज वे मणिपुर की घटना पे कुछ नहीं बोलते हैं। मणिपुर की घटना भी एक इस देश की बहुत बड़ी घटना है। ठीक है, हम मानते हैं कि हमारे जिला में एक उभरते हुए नेता, मेरा व्यक्तिगत उनके साथ संबंध रहा था, एक सामाजिक संबंध रहा था, एक दोस्ताना संबंध रहा था। राजनीति विचारधारा अलग चीज था, लेकिन कई एक बिंदु पे हम सुभाष भाई के साथ में बातचीत करते थे। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का लोग सिर्फ सदन को बाधित करने के लिए, उनको चाहिए था कि चूंकि यह जो राज्य है, इस राज्य में यह राज्य देखिएगा तो देखिए आदिवासी और यहाँ पे बहुत उनकी हर बार देखिएगा तो आदिवासी पे राजनीति होती है। भाजपा वही कर रही है। मणिपुर पे ये कुछ लोग मतलब कुछ चर्चा नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इनके पास बहस करने के लिए कुछ नहीं है, जिसको कहा जाता है थेथरोलॉजी करना, हठधर्मिता करना। उस हठधर्मिता पे भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं और उनका एन केन प्रकरण इनको चाहिएगा कि सदन बाधित रहे, ताकि महत्वपूर्ण बिंदुओं पे इनका जो चेहरा है वो उजागर ना हो। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि राज्य में इन दिनों अपराध बढ़ा है? देखिए अपराधी जो हैं, अपराधी कल भी हुआ करते थे, आज भी हैं अपराधी, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अपराधियों पे अगर आंकड़ों की बात करें तो हमारी जो जिला प्रशासन, हमारी सरकार पूरा मुस्तैद है। हमारी सरकार जो है आज जितने भी जो अपराध किए गए, आप देखिएगा कि तकरीबन अपराधों में हमने उत्पेदन उसका कराया है और लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा है। ये है इस सरकार की उपलब्धि। तो आप जो दर्शक आपको देख रहे हैं इस वक्त, या सुभाष मुंडा के जो समर्थक देख रहे हैं आपको इस वक्त, आप उनको क्या कोई अपने तरफ से टाइम दे पाने की स्थिति में हैं कि अमुक टाइम तक पुलिस इसका उद्भेदन कर देगी इस पूरे मामले का? देखिए मुझे जो विश्वास है, जो मैं अपनी ओर से बात कर रहा हूँ, अपनी ओर से जो जानकारी ले रहा हूँ, निश्चित तौर से सरकार के आला अधिकारियों के साथ जिस प्रकार से बात हो रही है, सरकार के अन्य लोगों के साथ बात हो रही है, बामुश्किल मुझे लगता है कि 2, 4, 5 दिन में इसका उद्भेदन हो जाएगा। अच्छा कच्छप जी, एक सवाल ये है कि चूंकि आप सरकार के प्रतिनिधि मंडल के तौर पे गए थे वहाँ पे, तो परिजनों से मिलने के बाद आपने पूरी बातचीत मुख्यमंत्री को बता दी है? मुलाकात हुई फिर? जी सारी बातों को बता दी गई है माननीय मुख्यमंत्री जी को। परिवारजनों जो परिजन है उनकी भावना से भी माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया गया। वहाँ जो भी बातें हुई वो बहुत सारी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया गया। शुक्रिया, आप लाइव में जुड़े। ये राजेश कच्छप थे, कांग्रेस के विधायक, जो ये बोल रहे हैं कि किसी भी निर्दोष को सिर्फ विपक्षी पार्टी के दबाव में या फिर जनता के दबाव में गिरफ्तार नहीं कर लिया जाएगा, बल्कि जो सुभाष मुंडा हत्याकांड में जो शामिल अपराधी हैं, जिन्होंने सुभाष मुंडा की हत्या की, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और एक वक्त भी बता रहे हैं, समय भी, कि 4 से 5 दिनों के भीतर हो जाएगा। हालांकि पिछले 5 दिनों से यही बोला जा रहा है कि अगले 2 दिनों में अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सनी, अब बिल्कुल देखिए, जिस दिन से घटना घटी है और उसी दिन से लगातार पुलिस की तरफ से ये बयान आ रहा है कि जल्द ही जो अपराधी हैं वो पुलिस की पकड़ में आएंगे। दूसरे दिन, जिस दिन रांची बंद कॉल किया गया था, उस वक्त यहाँ पर ग्रामीण एसपी नौशाद आलम थे, जो अभी साहेबगंज के एसपी बन चुके हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हम लोग बहुत क्लोज पहुँच चुके हैं, क्योंकि इतना बड़ा एविडेंस हाथ में लग गया है कि अब तो जल्द ही अपराधी पकड़ में आ जाएंगे। अब चूंकि बीजेपी के भी नेता अमर बावरी जी जुड़ गए हैं। बावरी जी, आपका स्वागत है इस लाइव में। जोहार। आज सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल गया था सुभाष मुंडा के परिजनों से मिलने, और जिस तरीके से दावा सरकार के तरफ से लोग कर रहे हैं, ये स्पष्ट होता दिख रहा है कि भाई प्रशासन और सरकार के लोग काफ़ी चिंतित हैं और लगे हुए हैं कि अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बावजूद आप लोग जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, वो जो सत्ताधारी दल है उसको पसंद नहीं आ रहा है। देखिए ये जो उनको जो इतना जो उनको संज्ञान आया, या फिर उन्होंने जो संज्ञान लिया, वो लगभग 72 घंटे से ज्यादा, 4 दिन बीत जाने के बाद, इस दरमियान जो है हमारे पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी मिल लिए, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास जी मिल लिए,
उसके बाद यहाँ सरकार रांची में रहती है, और उसके बाद 4 दिन के बाद उन लोगों को आया, ये 4 दिन के बाद जो उनको ये ज्ञान आया है ना, इसके पीछे का कारण यह है कि विधानसभा में हम लोगों ने इस सरकार को राजेश मुंडा जी के हत्यारे के खिलाफ हम लोगों ने जो आवाज बुलंद की है, बीजेपी ने जो लगातार इनके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है, उसके नतीजे से कहें वो कोई अपने अंदर की कोई कल्याण की भावना से या फिर आदिवासी हितैषी है या फिर राज्य में उनका यह दायित्व है, जवाबदेही है कि वो भी सरकार में है और एक इतनी बड़ी घटना घटी है, इसलिए हमको नैसर्गिक रूप से स्वाभाविक रूप से इस पे हमको जाना चाहिए या कॉन्डोलेंस देना चाहिए। यह सरकार की संवेदनशीलता नहीं है, संवेदनहीनता का एक परिचायक है। और सरकार की संवेदनहीनता सिर्फ इसी मामले में कई एक मामलों में बताएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, धनबाद के अंदर एक बच्ची जो है सिर्फ बिंदी लगा करके गई थी स्कूल, और स्कूल प्रबंधन ने उसको ऐसा डांटा पीटा कि इतनी आत्मग्लानि में हुई बच्ची ने फांसी लगा लिया। 10 की बच्ची। आज तक सरकार के ना मुख्यमंत्री ना उनके कोई मंत्री एक संवेदना के एक शब्द बोल पाए, जबकि बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो आकर के उनके बारे में बोल करके चले गए। तो दिखलाता है कि संवेदनहीनता कितनी। अब डेलीगेशन जब निकला ही है हम लोग के प्रेशर में, इनको कहिए कि भी थोड़ा चले जाए गिरिडीह के सरिया में भी जाकर के उसे निर्वस्त्र कर दी गई दलित महिला से भी जाकर के, उनके परिजनों से मिल करके भी देखिए और उनके बारे में पता करें, तो उनके खिलाफ भी संवेदना। ये सारा जो है ढकोसला है। ये सरकार जो है अपने किसी भी चीज को कंट्रोल करने में नाकाम है, और ये सिर्फ और सिर्फ जनता के नजर में आई बात है। ये लोग ये बोल रहे हैं बावरी जी कि किसी भी को सिर्फ गिरफ्तारी दिखाने के लिए हम लोग निर्दोष को गिरफ्तार नहीं करेंगे, बल्कि जो इस मामले में जो लोग सही में जो आरोपी है, जो दोषी है, जो संलिप्तता जिनकी है, उनको गिरफ्तार हमारी पुलिस करेगी। और तकरीबन 4 से 5 दिन का और वक्त मांग रहे हैं। राजेश कच्छप जो थोड़ी देर पहले तक जुड़े हुए थे, वो ऐसा बोल रहे थे। देखिए, कोई भी सरकार निर्दोष को थोड़ी गिरफ्तार करती है, कुछ ना कुछ कोई किसी भी सरकार रहे। और सरकार का या पुलिस प्रशासन का ये काम थोड़ी है। आप तो प्रश्न उठा रहे हैं, इसका चिन्ह लगा रहे हैं सारे पुलिस प्रशासन पर। इसका मतलब जो गिरफ्तारियां होती है वो सिर्फ और सिर्फ जनता को दिखाने के लिए गलत गिरफ्तारियां होती है। पहला प्रश्न तो ये उठता है। दूसरा बात है कि भाई इतने दिनों के बाद भी आपको कोई क्लू नहीं मिला। रांची में अगर घटित घटना का यदि क्लू नहीं मिलता है, आपके एक्सेसिबल नहीं रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से अनसेफ है। और वैसे सब परिस्थिति में जब माननीय मुख्यमंत्री जी 15 दिन पहले यहाँ पुलिस विभाग का समीक्षा करते हैं और 15 दिन के अंदर में इतनी बड़ी घटना, और वो भी एक जनप्रतिनिधि है, कोई ऐसे आम खास तो यहाँ कोई सुरक्षित है नहीं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के रूप में एक आदिवासी समाज के उभरता हुआ एक नेता के रूप में सुभाष मुंडा जी का नाम था। उनके दल ने भी बहुत देर के बाद संज्ञान लिया है, और आज ये भी बहुत देर के बाद संज्ञान लिया गया काम है। मुझे लगता है कि आज के समय में इस सरकार को यह कमिटमेंट करना चाहिए कि इनके हत्यारों को अविलंब गिरफ्तारी करते हुए दोबारा किसी राजेश मुंडा की हत्या इस तरह से ना हो, इसके लिए इसको आगे कार्रवाई करनी। सुभाष मुंडा, माफ कीजिएगा, सुभाष मुंडा का। देखिए बावरी जी, सरकार का ये कहना है कि एक तो घटनाएं अगर मान लीजिए राज्य में घट रही हैं तो इस सभी के सरकार के दौरान घटी, और कोई घटना रोक पाएगा इसको नहीं कह सकते। लेकिन सरकार की मंशा आप इस तरीके से देख सकते हैं कि घटना घटने के बाद तुरंत अपराधियों की गिरफ्तारी होती है, तुरंत उस पर एक्शन होता है। हम किसी को प्रश्रय नहीं दे रहे हैं, हम किसी भी बात को लेकर अपराध के प्रति एकदम न्यूट्रल है। जो अपराधी होता है वो सलाखों के पीछे भेज रहे हैं, तो इससे हमारी मंशा पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। मान लीजिए कोई घटनाएं घट रही हैं राज्य में, तो नहीं, सरकार का मंशा तो निश्चित रूप से अपराधियों को बढ़ावा देने का नहीं रहना चाहिए, इतना तो उनको राजधर्म करना चाहिए। लेकिन जो आप कह रहे हैं और जो हकीकत है, दोनों में डिफरेंसेज है। आप संध्या टोपनो जी का यहाँ पे मवेशी जो दरोगा थे, अपने कर्तव्य इसमें एक मवेशी ले जाता हुआ गाड़ी ने कुचल दिया, उसमें क्या कार्रवाई हुई? रांची मेन रोड पे दंगा भड़क गया, कोर्ट के आदेश से, राज्यपाल के आदेश से उनमें दंगाइयों का पोस्टर लगता है, शाम को फिर उतार दिया जाता है। क्या कार्रवाइयां होती है? अब इस घटना के साथ साथ कई एक घटनाएं इस राज्य के अंदर घटी है। और जो एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है 2020-2021, आप उसको उठा करके देख लीजिए। राज्य के अंदर चाहे हत्या के मामले हो, चाहे दुष्कर्म के मामले हो,
चाहे SC/ST के मामले हो, सारे में भयंकर बढ़ोतरी दिखा है और भारत में पूरे देश के अंदर नंबर 1 स्टेट के रूप में झारखंड है। तो ये तो आप ही के आंकड़े हैं जो आपके संज्ञान में आपके यहाँ पे आ रहे हैं और दिख रहा है। धनबाद की क्या स्थिति परिस्थिति है, दिन दहाड़े वहां पर अपराधी जो है वो फिरौती मांग रहे हैं, वो जो है रंगदारी मांग रहे हैं, खुल करके मांग रहे हैं, वो कोई छुपा हुआ से नहीं है, खुल के मांग रहे हैं और नहीं देने पे चैलेंज करके पुलिस प्रशासन महकमे को चैलेंज करके गोली मार दे रहे हैं। धनबाद के अंदर की घटनाएं अब पूरी तरह से आप सभी चीजों को देखें तो ये सरकार जिस दिन आई थी उस दिन के बाद आपने चयवाशा के गुलकेरा में 7 आदिवासी भाइयों के गला काटने की हत्या से प्रारंभ हुई थी सरकार। उसके बाद दलित आदिवासियों के अत्याचार का एक लंबी श्रृंखला है। रूबिका पहाड़िया का जिस तरह से हत्या किया गया, कई एक दुष्कर्म की घटनाएं अपने संथाल परगना में हमारे आदिवासी बेटियों के साथ हुआ, कई एक घटनाएं जो है दलित बेटियों के साथ हुआ, कई एक घटनाएं। मैंने कहा सरकार को इतना असंवेदनशील हो गया है कि इन घटनाओं को यूज टू अब ले लेते हैं। अब सरकार के मंत्री ही कहते हैं कि भाई घटनाएं होती है, अब इसको क्या, अरे भाई सरकार घटना करने के लिए या फिर नहीं होने के लिए, देखिए कोई अपराध हमेशा नहीं रुक नहीं सकता अपराध, लेकिन अपराधियों में इतना तो भाई हो। आपके 15 दिन पहले आपने समीक्षा बैठक करी और उस सरकार पे अपराधियों ने मुंह पे तमाचा मार दिया रांची में वारदात करके, और उसके बाद भी आप इसको जस्टिफाइड करने में लगे हुए हैं। तो ये पूरी तरह से झारखंड की जनता के लिए एक, मैं क्या कह सकता हूँ, ये हम सब के लिए एक दुर्भाग्य है। बावरी जी, पांडे जी का जो सवाल था वो, जैसा कि आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई अपराध रुक नहीं सकता है, इस पे पूरी तरीके से लगाम लगाने का प्रयास ही सिर्फ किया जा सकता है। तो सरकार अगर कोई घटना के बाद त्वरित एक्शन नहीं ले तब ना आप लोग जिम्मेवार मानेंगे, लेकिन अगर आप हाल के 1-2 घटना को जोड़ करके या फिर NCRB का डाटा अगर देखा जाए तब तो फिर बीते 5 साल जो आप लोगों ने सरकार चलाया 14 से 19 तक, उस दौरान की भी चीज़ों को याद करके ये लोग फिर अपना पक्ष रखना शुरू करेंगे। सवाल ये है बावरी जी कि क्या आप लोगों को ये लग रहा है कि सरकार एक्ट नहीं कर रही है किसी घटना के बाद, और इसलिए आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पे सदन के अंदर में चर्चा भी होनी चाहिए? एक्ट नहीं कर रही है नहीं है, हमारा ये कहना है कि सरकार द्वारा संपोषित और संरक्षित यह सारे विषय है। जिस तरह से सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है, जिस तरह से सरकार ने कोयला, बालू, पत्थर चोरी करने के लिए, जिस तरह से जमीन की दलाली करने के लिए इन्होंने छूट दे के रखी है, तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव तो उल्टा समाज पे आएगा ही ना आएगा। जिस तरह से करप्शन को इन्होंने एकदम से इसको यूज टू बना दिया है, इसको जिस तरह से इन्होंने एक्सेप्टेंस दे दिया है और पूरा सरकार ही जिस तरह से करप्शन में लगे हुए हैं, तो जब करप्शन में पूरा सब कुछ लगा हुआ है तो जायज और नाजायज के बीच में अंतर ये हो जाता है कि सरकार जो बोलता है ना, जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा। तो आज झारखंड के अंदर जितने भी करप्ट और जिस तरह के माफिया तत्व अपराधी लोग हैं, उनको ये लगता है सरकार के से कि भाई ये सरकार जो है हमारी पोषक है, और इसलिए मनोबल बढ़ रहा है। इसलिए इनका कोई भी एक्ट जो है ना किसी भी अपराध को रोकने में सफल साबित नहीं हो रहा है। ये जो है उनको और प्रवोक कर रहा है और लोग और ज्यादा इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो ये सत्ता पक्ष का दावा है कि अगर घटनाएं होने से सरकार का इकबाल खत्म होने का दावा कर रही है भाजपा, तो सरकार का इकबाल तो मणिपुर में खत्म हो गया, वहाँ सिविल वार है, तो वहाँ तो बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, वहाँ क्यों नहीं घटनाएं रुक पाई? सिविल वार जैसा सिचुएशन है, 5000 घरों को आग लगा दिया गया, 60,000 से अधिक लोग राहत टेंट शिविर में सांस ले रहे हैं, बोले वहाँ तो ये सिचुएशन हो चुकी है वहाँ। अच्छा, मणिपुर की आप बात कर रहे हैं तो बंगाल की क्यों नहीं बात करते हैं? बंगाल में जो राजनीतिक हत्याएं हो रही है, बंगाल में जो चुनाव में जो जिस तरह से हत्याएं की जाए, अभी जो बलात्कार है उसमें तो केस भी रजिस्टर्ड नहीं होता है। आप केरला की क्यों बात करने की होती है? सबसे बड़ी बात है कि भाई आप वहां क्यों जा रहे हैं? 3.25 करोड़ झारखंड की जनता ने आपको मणिपुर का चिंता करने के लिए थोड़ी यहाँ जिताया है। आपको तो 3.25 करोड़ झारखंड की जनता को चिंता करने के लिए जिताया है। नहीं, बिल्कुल आपका सवाल यहाँ पे सही है और बावरी जी जो बोल रहे हैं, हालांकि मणिपुर पे भी आप चिंता कीजिए एक देश के नागरिक होने के नाते, लेकिन जो मौजूदा जो यहाँ का झारखंड राज्य के जो मुद्दे हैं, हाँ मेरी बात को खत्म करने दीजिए जी। मेरा ये कहना है कि मणिपुर के लोगों ने वहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार चुनी है जी, वहाँ विपक्ष भी है,
इनके पार्टी के लोग भी जी, हैं, जी। वहाँ विधायक भी है, सांसद भी है, मिशनरी है, जितना सब कुछ है, सरकार भी है। मेरा ये कहना है कि आप उसके आड़ में यहाँ के चीजों को हल्का नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। ज्यादा अकाउंटेबिलिटी आपको यहाँ के लिए है। हाँ, एक मानव के रूप में समझना हमारा भी है। मणिपुर के लोग भी हमारे नागरिक हैं और उनको भी न्याय मिलना चाहिए। और भारत की सरकार एकदम 100% हमारे माननीय प्रधानमंत्री और अपने गृह मंत्री जी, इसमें कोई डाउट झारखंड देश की जनता को नहीं है कि वो नेसेसरी कदम नहीं उठा रहे। और बॉर्डर इलाका है, उसमें बहुत सारे ऐसे विषय है जो आज हमको आपको यहाँ पे से नहीं पता चलेगा। नहीं ठीक है। उसमें सरकार जो उसमें रेमेडी ले सकती थी, जो उसमें कदम उठा सकती थी, वो कर रही है। हम लोग को उसमें सहायक बनना चाहिए। भारत के संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए जो भी हमारे एक नागरिक के रूप में या एक दल के रूप में हमारी जो भूमिका होना चाहिए, मणिपुर में वो दिखाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। एक सवाल ये है बावरी जी, अखंडता पे सवाल उठ रहा है बावरी जी, जो विदेशी घुसपैठ या चाइना का जो इन्फ्लुएंस वहां पर है जी, उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और सभी पार्टियों को इस बात के लिए अपने आप को आगे प्रस्तुत करना चाहिए कि हम अखंड भारत के संप्रभु देश के नागरिक हैं। इसलिए किसी भी बात से या किसी कारण से हमें उस संप्रभुता पे खतरा या किसी प्रकार का प्रश्न उठाने के लिए हम जिम्मेवार नहीं बन सकते हैं। ये हमको पहले सोचना चाहिए। बावरी जी, ठीक है, आप अच्छी बातें बोल रहे हैं और ये करना भी चाहिए बतौर नागरिक और आप बतौर नेता भी। सवाल यह है कि क्या जिस तरीके से आज आप लोगों ने सदन के बाहर और भीतर लॉ एंड ऑर्डर के मसले पे सवाल उठाया, सदन को बाधित भी किया, कल भी इसी तरीके के दृश्य देखने को मिलेंगे सदन के भीतर से? देखिए, इस सरकार में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जी, जिसका सवाल का जवाब जनता चाह रही है और सरकार अब अपने उत्तरार्ध पर है। उत्तरार्ध में मैंने अपने सूर्य है। इसके जो गोल्डन पीरियड थे डिसीजन करने का, जिसमें अपने चीजों को इम्प्लीमेंट करने का, वो इसने खो दिया है। जिसमें 5 लाख नौकरियों का मामला था इनका, 1932 के आधार पे नियोजन नीति का मामला था, 5000 7000 बेरोजगारी भत्ता देने का मामला था, कई एक पद वर्ग के लोगों को परमानेंट करने का मामला था, कई एक ऐसे विषय थे जो इन्होंने कहा था कि भी हम आते के साथ करेंगे, नहीं तो राजनीति से संन्यास लेंगे। आज वो सारे युवा, सारे बेरोजगार आज सड़कों पर हैं। सभी लोग अपने को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। इसलिए जनता के सवालों का जवाब इस सरकार को देना होगा। और सरकार ने, जनता ने हमें विपक्ष में रखा है, तो हम लोगों का नैतिक दायित्व है कि हम उनके सवालों का जनता के तरफ से हम उनके पूछे और उनसे मांगे, और सरकार यदि उसका जवाब देती है, संतुष्ट करती है, तो बढ़िया है। नहीं तो हम लोग तो अपने तरफ से जितना दम रहेगा, हम लोग जितना खम रहेगा, हम लोग उससे सवाल जवाब पूछेंगे। सरकार तो चाहेगी ऐसी परिस्थिति में हंगामा बरपता रहे। उनके पास 5 विधेयक है पास करने के लिए, वो करा लेगी। ये सप्लीमेंट्री बजट है, वो करा लेगी। मतलब सरकार का बिजनेस तो पूरा हो जाएगा। विपक्ष अभी देखेंगे हम लोग, पहले बिल और बजट तो आए तो सही, उसके बाद में हम लोग देखेंगे। तो शुक्रिया बावरी जी, आप जुड़े इस मुद्दे पे। हालांकि लगातार भाजपा डे 1 से सुभाष मुंडा मामले में काफ़ी एक्टिव है। बाबूलाल मरांडी भी वहाँ गए, रघुवर दास वहाँ गए, और लगातार जो है बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के भी पूरे राज्य से जोड़ते हुए लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे पूरे सदन के बाहर और भीतर जो है प्रदर्शन आज भी करती हुई दिखी। सनी, सवाल मेरा वही है कि प्रशासन इन 5 दिनों में क्यों नहीं कुछ कर पाया? क्या वजह है? एक तो जो आप जिस दिन हत्याकांड हुआ उस दिन आप बता रहे थे कुछ इलाके में सीसीटीवी नहीं है, सिर्फ वीवीआईपी एरिया में ही सीसीटीवी रह गया है। देखिए, चेहरे की पहचान नहीं हो पा रही है और यही वजह है कि पुलिस अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है जहाँ तक पहुँच जाना चाहिए था। क्योंकि ग्रामीण एसपी ने जो बयान दिया था उनके अनुसार कि मास्क लगाकर अपराधी आए हुए थे। और जब घटना घटी उस समय सुभाष मुंडा के अलावे उनके छोटे भाई अमित मुंडा और इसके अलावे 3 और आदमी, 5 लोग उस सुभाष मुंडा के कार्यालय में बैठे हुए थे जब ये गोली चली। एक अखबार में ये भी खबर छपी कि जब गोली मारा गया सुभाष मुंडा को, उस वक्त लाइट कट हो गया, मतलब अंधेरे में उन्हें गोली मारी गई। अब चूँकि ये अखबार में खबर छपी थी, मैं जब उनके घर पर गया था तो सुभाष मुंडा के साथ रहने वाले जो लोग हैं उनसे मैं पूछने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। हालांकि अमित मुंडा जो है उनके छोटे भाई, जो वो मौजूद थे, वो तो कुछ बोलने से इनकार कर दिए। वो सिर्फ बोले कि हाँ वहाँ मौजूद थे।
लेकिन उनके साथ रहने वाले लोग से मैंने पूछा कि क्या सचमुच में लाइट कट हुई थी और उसके बाद गोली चली, तो बोले नहीं, ऐसी तो सूचना उनके पास नहीं है। लेकिन आप समझिए कि अगर लाइट कट होती है और उसी वक्त गोली चलती है तो एक कनेक्शन और जुड़ता है कि जो लोग गोली मारने आए थे सिर्फ वही लोग शामिल नहीं थे, बल्कि लाइट काटने में, चाहे वो घर से लाइट कटा हो या फिर जहाँ ट्रांसफार्मर से कटता हो, या फिर हत्या करने वाले लोग इतने करीबी हों कि लाइट जानते हो, लाइट जानते हो। नहीं देखिए, हत्या करने वाले लोग तो पूरी रेकी कर ही इस घटना को अंजाम दिए हैं, क्योंकि सुभाष मुंडा के जो पिताजी हैं उन्होंने बताया कि जिस दिन ये घटना घटी बुधवार को, उस दिन बाजार लगता है दलादली में, बुधवार और शनिवार को। तो बुधवार को बाजार था, लेकिन सुभाष मुंडा की तबीयत ठीक नहीं थी और वो दिन भर जो उनका कार्यालय है जो दलादली चौक पर है और घर वहाँ से करीब 500, 600, 700 मीटर दूर है, तो वो घर से अपना कार्यालय नहीं आए थे। लेकिन होता है कि दिन भर कोई काम करने वाला व्यक्ति घर में आराम कर लेता है तो शाम को लगता है कि एक बार घूम कर आ जाएं। जैसे हम लोग ही अगर वीक ऑफ ही रहा तो शाम को ऑफिस टहलते टहलते आ जाते हैं। तो सुभाष मुंडा भी शाम को 5 बजे अपने घर से अपने बच्चे को, जो 2 साल का उनका बच्चा है, उसको अपने पिताजी को देकर ये कहते हुए आए कि हम लौट कर आते हैं, ऑफिस से आते हैं। और उन्होंने उनके साथ जो सुरक्षा के लिहाज से या फिर जैसे भी कहिए, कुछ लोग हमेशा रहते थे सुभाष मुंडा जी के साथ, क्योंकि वो बोल चुके थे कि वो आज कहीं नहीं निकलेंगे, तो कोई लोग आए नहीं थे। तो सुभाष मुंडा 5 बजे निकले और 2 घंटा के बाद ये घटना घट गई। तो इसका मतलब समझिए कि 5 बजे वो निकले और वो ऑफिस में ही बैठे हुए थे। इतनी जानकारी जो घटना को अंजाम देने वाले अपराधी थे उनके पास थी। एक अपराधी जो है वो बाइक स्टार्ट करके मेन रोड में रहता है, 2 अपराधी उतर कर नीचे से जाते हैं, वो करीब 100 मीटर का फासला है वहाँ से, और वो जाकर चैम्बर में जाते हैं और चैम्बर में जाकर गोली मार के फिर आते हैं, बाइक पर बैठकर फरार हो जाते हैं। एक जो अखबारों में खबर छपी प्राथमिक सूचना के तौर पे कि जो शूटर थे उनकी पहचान हुई है कि वो लोहरदगा के थे, और यही वजह है कि उसके आधार पर पुलिस ने कई लोगों को उठाया। लेकिन अब तक कोई ठोस जानकारी पुलिस के तरफ से ऑफिशियली नहीं आई है कि भाई कितने लोगों से पूछताछ हुई है, कितने लोगों को मतलब करीबी संदिग्ध माना जा रहा है, या फिर कोई पकड़ में आ गया है उस गुट का, ऐसा अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि पुलिस भी दिन रात इस मामले में लगी हुई है, क्योंकि जिस दिन घटना घटी थी उस दिन मैं और आप मौजूद था और आप देख रहे थे कि आईजी और डीआईजी के फ़ोन पर किस तरह से डीजीपी का लगातार फ़ोन आ रहा था, और वो सर करके बता रहे थे कि नहीं अभी अंडर कंट्रोल है सब चीज़, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और आईजी जब उनके भाई से बातचीत कर रहे थे सुभाष मुंडा के, तो वो बोल भी रहे थे कि लगातार डीजीपी साहब का फ़ोन आ रहा है और वो बोल भी रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको पकड़ना है। और यही वजह है कि वहीं पर घोषणा कर दिया गया कि भाई एक SIT बनाया जाएगा। लेकिन SIT में ग्रामीण एसपी नौशाद आलम को रखा गया था, उन्हीं के नेतृत्व में बना था, उनका तो तबादला हो गया। अब ग्रामीण एसपी का प्रभार जो है वो ट्रैफिक एसपी को दे दिया गया। अब कैसे SIT चल रहा है नहीं पता, हो सकता है कि SSP खुद से भी मॉनिटरिंग कर रहे हो इस मामले का, लेकिन अब तक पकड़ा नहीं गया है क्योंकि मामला इतना हाईलाइट हो गया। देखिए 2 चीज़ होता है, एक तो है कि मामला कोई भी जब हाईलाइट हो जाता है तो उसमें तो या तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा या फिर तुरंत बहुत दूर भाग जाएगा, क्योंकि जो अपराधी जो शामिल होते हैं, जो घटना को अंजाम देते हैं और जिसने घटना को अंजाम दिलवाया, दोनों इतने डर जाते हैं कि वो बहुत छुप जाते हैं और छुप के इतने दूर चले जाएंगे और कहीं निकलेंगे नहीं, कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो पुलिस को इस मामले की पकड़ में नहीं आ पाता है मामला। लेकिन चूँकि टेक्निकल दौर है और मुझे लगता है कि टेक्निकल दौर में अब तक तो पकड़ में आ जाना चाहिए। जो जानकारी है उसके अनुसार जिस वक्त घटना घटी उस वक्त वहाँ के कॉल डंपिंग को निकाला गया है। चूँकि बाजार का दिन था और वो चौक जो है काफ़ी भीड़ भाड़ वाला है, तो बहुत सारे हज़ारों कॉल जो है वहाँ के मिले हैं। अब उस कॉल के आधार पर कि कौन सा कॉल लोहरदगा के तरफ भागा है, उस आधार पर पुलिस जांच कर रही है और उसके हिसाब से कोशिश कर रही है कि अपराधी तक पहुँच पाए। अच्छा, आप चूँकि क्राइम बीट भी लंबे समय तक कवर करते रहे हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि क्या कोई करीबी भी हो सकता है, जिस तरीके से आप खुद बता भी रहे हैं? देखिए, जो पुलिस की भी जो जांच चल रही है और अक्सर ऐसी जो घटना घटती है वो करीबी डायरेक्ट रूप से शामिल हो या नहीं हो, लेकिन आंशिक रूप से तो ज़रूर रहता है, और वो इस हिसाब से रहता है कि सूचना देने के लिए कि भाई उनका शेड्यूल क्या रहता है, कब कहाँ कैसे आते जाते हैं, अभी कहाँ हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कोई ना कोई तो करीबी है जो पूरा क्लू
जो है अपराधियों को दे रहा था। अपराधियों घर तक वाले सूचना ये बता रहे हैं पहुंचा कि दिन भर घर में रहे हाँ, और शाम वो को 5 निकले। बजे गए और 7 साढ़े 7 के आसपास से घटना हो गई। तो कोई तो था जो ध्यान रख रहा था कि भाई अभी घर में हैं तो निकले कि नहीं निकले। हाँ बिल्कुल, ये तो चर्चा में ये भी बात आई कि घटना से पहले कोई एक फ़ोन कॉल आया था और उनसे पूछा गया कि कहाँ हैं, तो वो बोले कि हम ऑफिस में हैं, मतलब उनके साथ रहने वाले लोग, ऐसी चर्चा में है। मैं कंफर्म नहीं हूँ ये सही है या नहीं। उस आधार पर भी उनके फ़ोन कॉल के जांच के आधार पर, चूँकि बाबूलाल मरांडी भी जब दूसरे दिन गए, जिस दिन उनकी ये था अंतिम संस्कार था, तो हाँ, तो बाबूलाल मरांडी भी बोले कि फ़ोन कॉल के आधार पर जो है अपराधियों तक जल्द पहुंचा जा सकता है। लेकिन अब देखिए, अगर कुछ तो बात होगा कि पुलिस को वैसा क्लू हाथ नहीं लग पा रहा होगा, या फिर पुलिस ठोस तक पहुंचना चाह रही होगी। अब क्या है ये तो जब तक मामले का खुलासा नहीं होगा तब तक कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल, जब तक कि पुलिस खुद से आकर के सामने से कुछ नहीं बोलती है तो ऐसे मामलों में कुछ भी बोलना तो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन पांडे जी, ये जो 5-6 दिन जो लगा, क्या इसके पीछे का एक वजह बीजेपी की पॉलिटिक्स भी रही, या फिर बीजेपी के लोग जिस तरीके से वहाँ पहुँचते रहे, सदन में जो हंगामा करते रहे? नहीं, देखिए, पहले तो जब घटना घटी तो जिस तरीके से उनके समर्थक, उनके प्रशंसक लोग उग्र हुए थे, उस स्थिति को नॉर्मल करने का प्रयास किया गया। दूसरी तरफ वजह पुलिस को अब तक नहीं पता चल पा रही है कि किन वजहों से हो सकती है इनकी हत्या, क्योंकि सुभाष जी को जैसे मैं पर्सनली जानता हूँ, लाखों लोग थे झारखंड में जानने वाले, और वो बहुत मिलनसार थे। वो सबसे हंस के बात करते थे, कभी भी मतलब क्रोध का इजहार भी नहीं करते थे। तो ऐसी कौन सी मजबूरी है? क्या पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस था ये हत्या, या बिजनेस की बात आ रही है, ज़मीन की बात आ रही है, उससे इन्फ्लुएंस था? तो जब तक कोई कारण इन पुलिस को ना पता चले और टेक्निकल सेल किसी नतीजे पर ना पहुंचे कि हाँ अमुक आदमी आया यहाँ पे और अमुक आदमी भागा, मतलब ये मोबाइल नंबर आया कहीं से और यहाँ से फिर भागा, तो उस तक पहुंचने के बाद भी पुलिस को ये तो कंफर्म होना चाहिए कि घटना की वजह क्या है और मारने वाले के पीछे क्या कारण था, क्यों इनकी हत्या करना चाहते। तो इन सभी में जो समय लगेगा तो वो स्वाभाविक है। और जो बीजेपी जिस तरीके से इस पूरी घटना को लेकर एग्रेसिव थी, तो आज सरकार को लगा कि नहीं, गलती हो गई है, इसलिए प्रतिनिधि को भेजकर कोशिश किया गया कि जो परिजन के आक्रोश हैं उसको कम किया जा सके। तो इस चर्चा में तमाम तरीके की बातें सामने आई, लेकिन एक जो प्रमुख बात है वो राजेश कच्छप का, वो बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूत के तौर पे राजेश कच्छप और मंत्री मिथिलेश ठाकुर और उनके साथ अन्य सहयोगी गए थे सुभाष मुंडा के घर पे। वो ये बोल रहे हैं कि 4 से 5 दिन और लग सकते हैं। इसका मतलब इस चीज़, उनके इस शब्द से जो है आप ये भी समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्लोज जो है प्रशासन अब तक नहीं पहुँच पाई है अपराधी के। इसीलिए जो है ये दावा जो पहले 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे तक हो रहा था, अब राजेश कच्छप बोल रहे हैं कि 4 से 5 दिन का वक्त और लग सकता है। लेकिन इस बीच वो ये भी बोल रहे हैं कि देरी हो रही है, इसके पीछे सरकार की और प्रशासन की कोशिश ये है कि जो घटना में संलिप्त लोग हैं, सिर्फ शक के आधार पर किसी को नहीं उठा लिया जाए और गिरफ्तारी दिखा दिया जाए। जो जिन अपराधियों की संलिप्तता रही है, जिन अपराधियों की, उसकी गिरफ्तारी हो, इस पे सरकार और प्रशासन काम कर रही है। सनी, कुछ जो सवाल है अंतिम में दर्शकों का वो हम लोग ले लेते हैं। और सतीश मिश्रा जो रोज़ाना इस लाइव में शामिल होते हैं, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और दूसरी बात जो ये बोल रहे हैं, और मेरे जहन में भी ये सवाल आता है कि अगर ठीक है कि कोई ज़मीन कारोबारी है तो क्या उसको सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? लाइसेंस अगर समय पे मिल जाए, एक ऐसा व्यवस्था रहे कि जो बेरोजगारी का दौर है, अब तो युवा ज़्यादातर इसमें शामिल रहे हैं जो ज़मीन का काम करते हैं। तो ये पूछ रहे हैं सतीश मिश्रा जी कि इन लोगों को लाइसेंस और सरकारी शिकंजे की आवश्यकता क्यों नहीं है? शिकंजा मतलब एक तरीके से सुरक्षा कहना चाह रहे हैं। देखिए, ये तो सुभाष मुंडा जी के अब पता करना होगा क्या कि सुभाष मुंडा या उनके परिजनों ने कभी आशंका जाहिर की थी, कभी सुरक्षा को लेकर थ्रेट जाहिर किया था। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने सुरक्षा की मांग की होती पुलिस से,
अगर मान लिया जाए कि सुरक्षा के साथ साथ लाइसेंस देने की बात कर रहे हैं कि हाँ, जमीन तो वो कारोबार apply किए होंगे या नहीं किए जमीन होंगे कारोबारी को क्या लाइसेंस मिलता है क्या नहीं, ये इस आधार वैध पे धंधा है? नहीं, अवैध और वैध नहीं, ये पूरी तरीके से लीगलाइज्ड है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भारत का संविधान कहीं नहीं रोकता आपको इस तरीके से। गलत जमीन का कारोबार नहीं करना चाहिए। जमीन का कारोबार तो आप कर ही सकते हैं। भारत में रियल एस्टेट का पूरा एक सिस्टम ही इससे अच्छा खासा इकोनॉमी रन होता है। दूसरा ये है कि क्या कभी इन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया? और सुभाष मुंडा जी जिस तरीके से पैसे से सक्षम थे, अगर उनको लगा होता कभी भी कि उनके कोई दुश्मन हैं बाजार में, तो वो अगर पुलिस नहीं भी उनको सुरक्षा मुहैया कराती तो एटलीस्ट वो 2-4 गनर तो अपने पास रख लेते। उनको इतना पैसा था ईश्वर की कृपा से कि वो रख सकते थे। लेकिन सुभाष मुंडा जी को या उनके परिजनों को ये कभी एहसास ही नहीं हुआ होगा कि कोई इनका भी दुश्मन हो सकता है, शायद इस लिहाज से। अब तो वो घर वाले ही बता पाएंगे क्या कि सुभाष जी ने कभी अप्लाई किया था या पुलिस को सूचना दी थी मौखिक या लिखित तौर पे कि देखिए हम अपराधी हम पे हमला कर सकते हैं, या फिर ये हथियार का लाइसेंस के लिए कभी अप्लाई किया, वो तो वो बता पाएंगे। लेकिन अगर मेरे अनुसार से सुभाष जी को जरा सा भी मन में ये यकीन होता, क्योंकि आप देख रहे होंगे मांडर में 2-2 बजे रात तक अकेले वो प्रचार करने जाते थे ऐसे गांव में जहां बिजली नहीं हुआ करती थी, और बेधड़क बात किया करते थे। जबकि मतलब वहां पे सामान्य तौर पे भी समान दिन में भी लोग जाने से बड़े नेता खासकर डरते हैं। एक सवाल सौरभ मिश्रा का है, बाकी तो उनका सुझाव है, लेकिन सवाल है कि वो पूछ रहे हैं कि ये जो आपराधिक मामला बढ़ रहा है राज्य में, उसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, कोई सटीक वजह तो नहीं है, और सटीक वजह तो यही हो सकती है कि प्रशासनिक विफलता है। डर जो है, खौफ जो है अपराधियों के मन से जब कम हो जाता है तब ऐसी घटनाएं बढ़ जाती है। दूसरा है कि जब अपराध की खबरों पर रिपोर्टिंग जोरदार होने लगती है तब लगने लगता है कि हाँ, अपराध की घटनाएं बढ़ गई है। सरकार देखिए, चाहे किसी की भी हो, अपराध की घटना वो होती ही है। अब है कि कोई अपराध बहुत हाईलाइट हो जाता है तो लगने लगता है कि बहुत अपराध हो गया है। लेकिन फिलहाल झारखंड की बात करें तो झारखंड में जिस तरह से लगातार एक के बाद एक घटनाएं निकलकर सामने आ रही है और विपक्ष मुखर होकर बोल रहा है, तो वैसे में तो लग रहा है कि बहुत अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जैसा कि बाबूलाल मरांडी पिछले दिनों ट्वीट किए थे कि जो सक्षम पदाधिकारी हैं उन्हें साइड कर दिया गया है और वैसे पदाधिकारियों को पद पर बैठा दिया गया है जो उनके करीबी हों। अब देखिए कि अब चूंकि अपराध क्यों बढ़ रहा है इसकी जब समीक्षा कीजिएगा तो इस एंगल से भी सोचा जा सकता है। अब चूंकि मेन वजह क्या है ये तो नहीं निकल के सामने आएगा, लेकिन यही है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक विफलता है। पुलिस अगर सख्ती से पेश आए अपराधियों के से उनके मन में खौफ हो तो ये घटना तो ज़रूर कम होगी उसमें। विनय कुमार गुप्ता हैं, वो ये पूछ रहे हैं, दरअसल इनका सुझाव ही है कि ये जो प्रतिनिधि मंडल वहाँ गया था सुभाष मुंडा के घर पे, वो सिर्फ एक बैठे मंत्री एवं विधायक मणिपुर एवं अन्य राज्यों की ही चर्चा कर रहे। इनको राज्य की घटनाओं पे प्राथमिकता देनी चाहिए। एक तरीके से बोल रहे हैं कि ये जो मणिपुर गए पे जो ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जो अपना पक्ष रख रहे हैं, उनको राज्य के लॉ एंड ऑर्डर पे ही सवाल रखना चाहिए और उस पर चिंता जाहिर करनी चाहिए, और ये प्रतिनिधि मंडल को सिर्फ खाना पूर्ति के तौर पे देख रहे हैं। कुणाल कुमार हैं, वो बोल रहे हैं कि रांची पुलिस जो है सिर्फ हेलमेट चेकिंग में बिजी है। हाँ, ये तो देखिए, अब रांची में कोई भी घटनाएं जब घटती है तब ये पंक्ति हमेशा आपको सुनने को मिल जाएगी। हालांकि इससे फ़ायदा तो हुआ है कि राजधानी रांची में लोग अब हेलमेट लगाकर चलने लगे हैं। इसको भले ही निगेटिव वे में लिया जाए, लेकिन अब ये है कि भाई ठीक है, पुलिस का काम है आपको सुरक्षित माहौल देना, सुरक्षा प्रदान करना, लेकिन लोगों की भी जो नैतिक जिम्मेदारी है उसका एहसास तो कम से कम यहाँ की पुलिस ने कराया, और यही वजह है कि आप सब लोग हेलमेट लगाकर चल रहे हैं। और हेलमेट चेकिंग अब तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा चलती है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस में जो लोग जवान रहते हैं वो तो देखते रहते हैं चालान काटने के लिए कि भाई कौन बिना हेलमेट का चल रहा है, लेकिन हेलमेट चेकिंग और पुलिस का काम, दोनों काम मुझे लगता है कि अलग अलग है।
और हेलमेट चेकिंग के लिए तो अलग से ट्रैफिक पुलिस है और वही चेक करती है, और लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए अलग से पूरा पुलिस का जो है वो व्यवस्था है और लोग भी हैं। एक सौरभ मिश्रा हैं, वो ये बोल रहे हैं कि क्या एक भी विधायक ने अपना बॉडीगार्ड लौटाया है। दरअसल ये कांग्रेस के विधायकों का जो प्रस्ताव था कि अगर सरकार को ज़रूरत है तो हम अपने अंगरक्षक लौटाने को भी तैयार हैं, शायद उस पर अपना पक्ष रख रहे हैं। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि क्या किसी भी विधायक ने या मंत्री ने इस तरीके का बात कही है कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा की आय बढ़ोतरी जो है मंजूर नहीं है। ये जो कल पांडे जी की खबर थी कि भाई अब हाँ, क्या किसी ने विरोध किया है कि भाई नहीं बढ़ना चाहिए? ये हो सकता है किसी सदन में, अब जब उस समय प्रस्ताव कमेटी का रखा जाएगा, उस समय विधायकों के पास राय देने का मामला आता है, लेकिन ना किसी विधायकों ने लौटाया और ना ही सरकार चाहेगी कि कोई अपना विधायक बॉडीगार्ड को वापस करे। वो एक तरीके से सिंबॉलिक था कांग्रेस का कि भाई अगर पुलिस कम हो रही है संख्या में तो आप हमारा सुरक्षा ले लीजिए माननीयों का, और आम जनता को सुरक्षा दीजिए, वो कहना चाह रहे थे। इसलिए वो संदर्भ में विधायक दल की बैठक में उन्होंने इस बात को कहा, प्रदेश अध्यक्ष ने और सीएलपी लीडर ने। और जहाँ तक रहा कि वेतन बढ़ोतरी का मुद्दा, तो वेतन बढ़ोतरी का मुद्दा अब कौन से विधायक किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट भी करेंगे इस वजह से क्योंकि रिएक्ट जो भी हो, अगर सरकार का समिति का फैसला होगा वेतन वृद्धि का, तो सरकार तो वोटिंग नहीं कराएगी, सबको मिलेगा, तो सब अपनी अपनी बात रख देंगे। खैर आखिरी सवाल लेते हैं, और वो अक्षय कुमार हैं, ये पूछ रहे हैं कि झारखंड में नगर निगम का चुनाव कब करवाने का विचार है। ये आदरणीय से पूछिए, मतलब जब कोई हम लोगों के साथ जुड़े होंगे फ़ोन लाइन पे। लेकिन सौरभ मिश्रा ने जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि शनिवार के लाइव सेशन में ही हमने प्रश्न किया था तो पांडे जी ने जवाब दिया है। सौरभ मिश्रा लगातार, इसका मतलब है कि वो लाइव सेशन में जुड़ते हैं। लेकर कई दर्शकों का सवाल है, एक बात बता देते हैं, सरकार ओबीसी को लेकर ट्रिपल टेस्ट कराएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे के कहा है, तभी चुनाव होगा। अब ट्रिपल टेस्ट कराने का जिम्मा सरकार ने पिछड़ा आयोग को दिया है, और पिछड़ा आयोग का गठन अभी तक नहीं हो पाया। अब पिछड़ा आयोग का गठन होगा, सरकार उन्हें ट्रिपल टेस्ट करने के लिए कहेगी, उचित संसाधन उनके पास होगा, कितना वक्त लगेगा, कम से कम अभी तक जितने भी राज्य हैं कम से कम 6 महीने का वक्त तो लग ही जाता है, छोटे से छोटे राज्य में भी ओबीसी का ये ट्रिपल टेस्ट कराने में। तो आप समझ लीजिए कि इतना समय तो लगेगा, और जब वो भी तब जब पूर्ण रूप से पिछड़ा आयोग का गठन हो जाए। तो फिलहाल आज के इस चर्चा में इतना ही। आप लोग जुड़े कुछ ये जाते जाते बड़ी खबर यही निकल कर सामने आ रही है कि सुबह से ही आपको पता है कि न्यूक्लियस मॉल के जो मालिक हैं विष्णु अग्रवाल से पूछताछ चल रही थी, और अभी रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे तक अभी तक वो ईडी कार्यालय से बाहर नहीं निकले हैं। ईडी कार्यालय में पूछताछ चल रही है। खबर ये आ रही है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। अगर हो जाएगी तो हम लोग आगे ज़रूर खबर देंगे, लेकिन तो 10 बजे तक नहीं निकलना कहीं ना कहीं बिल्कुल। जो भी गिरफ्तारियां अब तक हुई है वो 9 साढ़े 9 के बीच में ही, मतलब लगता है कि ईडी ने इसको शुभ मुहूर्त के तौर पे मान लिया है। तो फिलहाल इस लाइव में इतना ही। आप लोग जुड़े रहे उसके लिए शुक्रिया, और भी तमाम खबरों के लिए फॉलोअप पे लगातार जुड़े रहिए ताकि आपको जो है हर पल एक नई खबर मिलती रहे। शुक्रिया।